बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की वीडियो में हमने बात करनी है व्यूअर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफ़ाइन किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने ज़िक्र किया कि 2 पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा, और उसके बाद इन पैरामीटर्स का हमने इफ़ेक्ट देखा कि नॉर्मल कर्व पे क्या इफ़ेक्ट होता। आज हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इंतहाई अहम टॉपिक है थ्योरी के हवाले से, तो गौर से इसको समझिएगा। अगर कोई इशू हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें व्यूअर्स, तो सबसे पहले बात आती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको डिफ़ाइन करते हुए हमने जिक्र किया कि अगर हमारे पास कोई एक्स वेरिएबल है जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हमने लिख के देखा कि ये हो, तो इसी तरह फिर हमने वहाँ भी जिक्र कर लिया कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम फर्स्ट पे ये जिक्र करेंगे कि इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डेट रेंजेस फ्रॉम -∞ टू +∞, और इसकी रेंज हमेशा -∞ से +∞ हुआ करती है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी। इसी तरह अगर उसके बाद हम जिक्र करें इसका सेकंड प्रॉपर्टी का, जो कि एरिया के हवाले से है, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दें, तो हमने इसकी शेप के बारे में भी बात कर ली प्रीवियस वीडियो में कि ये एक बेल शेप और सिमेट्रिकल शेप की कर्व होती है। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्योंकि हमें कर्व्स की सूरत में शेप्स हासिल होती हैं, और उन कर्व्स के अंडर जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटीज़ को शो कर रहा होता है। तो ये जो एरिया है टोटल, क्योंकि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसी तरह इस नॉर्मल कर्व के अंडर जो एरिया है, जो कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ को ही जाहिर कर रहा है, ये एरिया भी फिर क्या होगा, यूनिटी के बराबर, यानी 1 के बराबर हमेशा होगा। तो लिहाजा द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ ऑलवेज यूनिटी, यानी 1 के बराबर होगा। टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी 1 के बराबर, और अगर एरिया की बात करें हम, तो हमारे पास क्या होगा, 1। इसी तरह अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लें, मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डिनेट क्या है। किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू पे नॉर्मल कर्व की बुलंदी क्या है, उस बुलंदी को हम कहते हैं कि ये ऑर्डिनेट है। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की गिवन वैल्यू का ये ऑर्डिनेट है, कर्व की बुलंदी। तो लिहाजा मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहां पे होगा, जहां पे मोड होगा, क्योंकि मोड हमेशा रेपिटेशन को जाहिर करता है। किसी भी वैल्यू की जो सबसे ज़्यादा रेपिटेशन जिस वैल्यू की हो रही है, वो वैल्यू हमारे पास मोड कहलाती है। और अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करें और एक बेल शेप कर्व बना रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो कहां पे सबसे ज़्यादा बुलंदी होगी, जहां पे मोड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो लिहाजा हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज म्यू, या हम इसको मीडियन भी कह सकते हैं और मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास मीन, मीडियन और मोड हमेशा नॉर्मल कर्व में बराबर होते हैं। इसीलिए मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी हमेशा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा बुलंदी कर्व की कहाँ पे होगी, जहाँ पे मीन फॉल कर रहा होगा, क्योंकि मीडियन भी वहाँ पे फॉल कर रहा होगा और मोड भी वहाँ पे फॉल कर रहा होगा। मीन, मीडियन, मोड हमेशा आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स, समझने के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी नॉर्मल कर्व का अगर मीन 10 है, तो उसका मीडियन भी 10 होगा, मोड भी 10 होगा। इट मीन्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी 10 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड एवरेजेस की, अभी हमने जिक्र कर भी लिया कि हमारे पास एवरेजेस क्या हैं, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल शेप की कर्व है। सिमेट्रिकल शेप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि इसकी एवरेजेस मीन, मीडियन, मोड जो हैं ये हमेशा बराबर होती हैं। तो इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसकी ये तीनों एवरेजेस मीन, मीडियन और मोड बराबर होती हैं। इसीलिए हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में जिक्र किया कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी हम कह सकते हैं कि म्यू यानी मीन के बराबर होता है, या मीडियन का जिक्र भी कर सकते हैं, या फिर मोड का जिक्र भी कर सकते हैं, क्योंकि मोड के बराबर होता है हमेशा मीन भी और मीडियन भी। उसके बाद हम जिक्र करेंगे क्वार्टाइल्स का। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स जो हैं ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम इट्स मीन, या फ्रॉम इट्स मीडियन, या फ्रॉम इट्स मोड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है
इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नॉर्मल कर्व की शेप बनी हुई है, यहाँ पे अगर मीन फॉल कर रहा है तो इसके लेफ्ट साइड पे Q1 होगा और इसके राइट साइड पे Q3 होगा। और ये हमेशा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने क्या समझा, क्या पढ़ा कि हमेशा इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम इट्स मीन। जितना फासला मीन से Q1 का होगा उतना ही फासला राइट साइड पे Q3 का होगा मीन से। तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स यानी Q1 एंड Q3 आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन, फ्रॉम इट्स मीडियन और फ्रॉम इट्स मोड। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि ऑड मोमेंट्स के हवाले से है, इन जनरल तमाम मोमेंट्स की अभी बात नहीं हो रही, ऑड मोमेंट्स की, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल शेप है, इसीलिए इसकी ये सिमेट्रिकल की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है डिस्पर्शन के टॉपिक में कि ऑड मोमेंट्स हमेशा ज़ीरो होती हैं, वो प्रॉपर्टी फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एग्जिस्ट करेगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी भी तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स यानी M3, M1, M5, M7 अप टू सो ऑन, हमें वैसे आमतौर पे न्यूमेरिकली अगर हम कैलकुलेशंस की तरफ आएँ तो फर्स्ट और थर्ड मोमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा ये जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं ये हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल शेप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व, तो स्पेशल एरियाज ये मल्टीपल चॉइस के हवाले से बात याद रखने वाली है। मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती हैं इस तरह की बातें कि हमारे पास कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, उस वेरिएबल का अगर मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा करने से जो 2 पॉइंट्स हासिल होंगे, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी बता दें क्या होगी। तो ये हमेशा अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा करने से जो 2 पॉइंट्स हासिल होते हैं उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी व्यूअर्स हमेशा 0.6827 होगी। और अगर एरिया में बात कर लें, प्रोबेबिलिटी के बजाय एरिया की वर्डिंग में बात कर लें, तो हम कह सकते हैं 68.27% एरिया हमेशा फॉल करेगा म्यू प्लस माइनस सिग्मा करने से जो 2 पॉइंट्स हासिल होते हैं उनके दरमियान। तो ये फर्स्ट हमने स्पेशल एरिया पढ़ा। इसी तरह म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा करने से हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हासिल होंगे वो मज़ीद उनका फैलाव बढ़ जाएगा, और उन 2 पॉइंट्स का अगर फैलाव बढ़ा तो इट मीन्स कि उनके दरमियान का एरिया भी बढ़ जाएगा, उनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फिर हमेशा जो एरिया एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल वेरिएबल के लिए, वो हमेशा क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.9545। और अगर एरिया में बात करें तो हम कह सकते हैं 95.45% एरिया हमेशा म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा में एग्जिस्ट करेगा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह अगर हम बात कर लें म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के दरमियान कितना एरिया फॉल करता है, तो वो 99.73% एरिया है। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी में जिक्र करें तो 0.9973 प्रोबेबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा करने से जो 2 पॉइंट्स हासिल होंगे उनके दरमियान। तो ये स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा यही रहती हैं, इनमें चेंज नहीं आता। इनको लाजमी अच्छी तरह से आपने ज़हन नशीन कर लेना है। मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से ये बात अहम है, पूछी जाती है अक्सर औक़ात। अब हम बात करेंगे फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशोज़ की। अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया ऑड ऑर्डर मोमेंट्स का, अब हम जिक्र कर रहे हैं जनरल मोमेंट्स और मोमेंट रेशोज़ का। मोमेंट्स में अगर हम बात करें, क्योंकि हमें आम तौर पे न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फर्स्ट 4 मोमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को जानने के लिए, उसकी सिमेट्री, कर्टसिस वगैरह के बारे में जानने के लिए। तो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स का तो हम जिक्र कर चुके कि फर्स्ट और थर्ड मोमेंट हमारे पास क्या है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरह अब हम बात करेंगे सेकंड मोमेंट किसके बराबर है। सेकंड मोमेंट जिसको m2 या μ2 से ज़ाहिर किया जा सकता, यह हमारे पास बराबर है, होती है हमेशा वेरिएंस का। यानी अगर आपको वेरिएंस गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और पूछा जाता है कि सेकंड मोमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि जो वेरिएंस का आंसर है वही सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का आंसर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। इसी तरह अगर हम बात करें मोमेंट रेशोज़ की, तो फर्स्ट मोमेंट रेशो हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल शेप की है और इसको नॉर्मल कहा जाता है। इट मीन्स ये मेसोकार्डिक शेप की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसकी फर्स्ट मोमेंट रेशो हमेशा 0 होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल होती तब है डिस्ट्रीब्यूशन जब फर्स्ट मोमेंट रेशो उसकी 0 हो, और सेकेंड मोमेंट रेशो फिर 3 होगी, क्योंकि हमने बात कर ली एक नॉर्मल कर्व है, लेप्टो या प्लेटेकार्डिक शेप की ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसलिए फिर सेकेंड मोमेंट रेशो इसकी हमेशा 3 के बराबर होगी।
तो वही बात हमने यहाँ पे की कि β1 या इसको B1 से भी ज़ाहिर किया जा सकता है फर्स्ट मोमेंट रेशो को, और इसी तरह β2 या B2 से ज़ाहिर कर सकते हैं सेकेंड मोमेंट रेशो को, और β1 हमारे पास हमेशा 0 और β2 यानी सेकेंड मोमेंट रेशो हमेशा 3 के बराबर। मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर जस्ट ये क्वेश्चन आए राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप जस्ट स्टार्ट वाली चंद एक प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ इनफ हैं वो लिख दें, काफ़ी होंगी। लेकिन फर्दर ये जो हमारे पास याद रखने के लिए बातें हैं मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अलावा नेक्स्ट हमने अभी फार्मूलाज भी डिस्कस करने हैं, उससे मुतल्लिक भी शार्ट क्वेश्चन में अलग से सवालात आ सकते हैं। तो लिहाजा ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझाई जा रही हैं, इनको बड़े गौर से समझें और इनको याद भी रखें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा करने से जो 2 पॉइंट्स हासिल होते हैं, जहाँ पे कर्व की शेप चेंज हो रही होती है, उसकी कर्व की डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं नॉर्मल कर्व के। एक म्यू के राइट साइड पे और एक म्यू के लेफ्ट साइड पे इक्वी डिस्टेंट होते हैं। भी म्यू प्लस सिग्मा करने से जो पॉइंट आता है और म्यू माइनस सिग्मा करने से जो पॉइंट हासिल होगा, ये 2 पॉइंट्स ही हमेशा नॉर्मल कर्व के पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ करते हैं। इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए काउंट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बात कर लें फर्दर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा, असिम्प्टोटिक कर्व है जी। नॉर्मल कर्व हमेशा असिम्प्टोटिक होती है और असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस होती है। असिम्प्टोटिक होना मीन कि कर्व जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्स एक्सिस के करीब तो होती जाती है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच कभी नहीं करती, उसके अबव रहती है, ऊपर रहती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, यानी ये नॉर्मल कर्व जो है एक्स एक्सिस के करीब तो होती जाएगी लेकिन उसको कभी भी टच नहीं करेगी। जिस तरह की ये शेप बना के हमने दिखाया कि एक्स एक्सिस को जाहिर कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन है और ग्रीन लाइन ये नॉर्मल कर्व की है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब तो होती जा रही है लेकिन उसके ऊपर ही है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यूअर्स रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी इंतहाई अहम। अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वी हैव अ रैंडम वेरिएबल x1 विद पैरामीटर्स μ1 एंड σ1 स्क्वायर and another random variable, continuous random variable x2 with parameters μ2 and σ2 square, यानी हमारे पास x1 एक रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके पैरामीटर्स μ1 σ1 स्क्वायर है। x2 एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि उसके पैरामीटर्स हमने कह दिया μ2 σ2 स्क्वायर हैं। और अगर इन दोनों कंटिन्यूस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर लें और एक नया वेरिएबल हासिल कर लें, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो नया वेरिएबल बनेगा x1 प्लस x2, चाहे आप उसको एक नया नाम y या z का भी दे सकते हैं, तो वो जो नया वेरिएबल x1 प्लस x2 करने से बनेगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट इज आल्सो अ कंटिन्यूस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ये भी हमेशा फिर क्या होगा, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ही होगा। और फिर इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, जिस तरह के हमारे पास फर्स्ट का μ1 और सेकंड का μ2 था, तो इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, μ1 प्लस μ2। और इसी तरह इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो भी दोनों वेरिएबल्स के वेरिएंसेस की एडिशन के बराबर, यानी σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है। इसको दोबारा डिफाइन कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि इफ वी हैव अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x1 विद पैरामीटर μ1 एंड σ1 स्क्वायर and another continuous normal random variable x2 with parameters μ2 and σ2 square, then the variable x1 plus x2 is also a continuous normal random variable with parameters μ1 plus μ2 and σ1 square plus σ2 square। अगर हम दोनों को ऐड करके एक नया वेरिएबल हासिल कर लेंगे तो नया वेरिएबल भी नॉर्मल होगा और उसका जो मीन है वो दोनों के मीन्स के एडिशन के इक्वल, और उनका जो वेरिएंस है यानी सेकंड पैरामीटर वो प्रीवियस दोनों वेरिएबल्स के वेरिएंसेस की एडिशन के बराबर होगा। ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मुख्तलिफ फार्मूलाज की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक, अगर हम बात करें, इन फार्मूलाज को बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है। अलग इससे मुतल्लिक जो है शार्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के फर्स्ट क्वार्टल का हमें पता होना चाहिए Q1 किसके बराबर है, म्यू जो है इसमें से माइनस कर दें
0.6745 सिग्मा को, यानी म्यू और सिग्मा के आंसर्स दिए हों तो हम Q1 फाइंड कर सकते हैं म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा की मदद से। इसी तरह अगर म्यू और सिग्मा गिवन है तो अपर क्वार्टल यानी थर्ड क्वार्टल Q3, जिसको x की बेस में 0.75 से भी जाहिर किया जाता है, इसको फाइंड किस तरह करेंगे, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इसी तरह क्वार्टर डेविएशन अगर Q1 Q3 गिवन है तो बड़ी अच्छी बात है, हम Q3 माइनस Q1/2 करें तो हमारे पास क्वार्टर डेविएशन आ जाएगी। डिस्पर्शन में हमने ये फार्मूलाज पढ़े होते हैं। और अगर हमारे पास जस्ट सिग्मा की वैल्यू गिवन है तो फिर भी क्वार्टर डेविएशन फाइंड की जा सकती है। Q1 Q3 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टर डेविएशन हमेशा 2/3 सिग्मा के बराबर होती है, इसीलिए इसको फिर हमने प्रॉपर्टी बना दिया। प्रॉपर्टीज़ में इसको कंसिडर किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में क्या बात हमने पढ़ ली कि इसकी क्वार्टर डेविएशन भी हमेशा 2/3 सिग्मा के बराबर होती है। और इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन डेविएशन है ये भी हमेशा बराबर होगी किसके, 4/5 सिग्मा। इसको 0.7979 सिग्मा भी पढ़ा जा सकता है। 4/5 को अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हमने पढ़ लिए, इनको बड़ी अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है, जिस तरह अभी हमने मोमेंट्स के अंदर बात कर ली, फोर्थ मोमेंट ये हमेशा बराबर होती है 3 सिग्मा की पावर 4 के। तो लिहाजा फोर्थ मोमेंट के बारे में भी आपको याद रहना चाहिए कि ये हमेशा बराबर होगी 3 सिग्मा की पावर 4 के। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ शार्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए आपको इन फार्मूलाज की मदद से। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज़ें अब दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, ताकि अहम टॉपिक है अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाए, याद रह जाए आपको ये चीज़ें जो हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज हमेशा -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने एरिया के बारे में पढ़ी कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसका टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमेशा 1 के इक्वल होता, यूनिटी होता। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि हमारे पास क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसकी एवरेजेस जो हैं हमेशा मीन मीडियन मॉड इसके बराबर होते हैं। इसी तरह इसके जो क्वार्टल्स Q1 और Q3 हैं ये हमेशा इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम इट्स मीन। और इसी तरह क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स यानी M1 M3 M5 वगैरह ये हमेशा क्या होती हैं, 0। क्योंकि इसमें एवरेजेस बराबर होती हैं मीन मीडियन और मॉड, इसलिए फिर इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा कर्व की बुलंदी कहाँ पे होगी, जहाँ पे मॉड होगा यानी जहाँ पे मीन होगा या फिर मीडियन होगा, ये हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमेशा बराबर होगा म्यू के। इसी तरह फिर हमने बात कर ली स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व म्यू प्लस माइनस सिग्मा के दरमियान, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के दरमियान और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के दरमियान जो प्रोबेबिलिटीज फॉल करती हैं हमेशा ये हमने पढ़ ली कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6827 है। और अगर एरिया में बात करें तो हम कह सकते हैं 68.27 एरिया फॉल करता है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के दरमियान 0.9545 प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के दरमियान हमारे पास 0.9973 प्रोबेबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फिर हमने जिक्र किया मोमेंट्स और मोमेंट रेशियोज का। फर्स्ट मोमेंट 0, थर्ड मोमेंट 0 हमने पहले बात कर ली। सेकंड मोमेंट हमेशा वेरिएंस के बराबर और फोर्थ मोमेंट हमेशा 3 सिग्मा की पावर 4 यानी वेरिएंस का भी स्क्वायर 3 सिग्मा की पावर 4। इसी तरह मोमेंट रेशियोज यानी फर्स्ट मोमेंट रेशियो हमेशा 0 और सेकंड मोमेंट रेशियो हमेशा 3 के बराबर होती है इसमें। उसके बाद फिर हमने जिक्र किया पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का। हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं, म्यू प्लस सिग्मा करने से और म्यू माइनस सिग्मा करने से जो 2 पॉइंट्स मीन के राइट और लेफ्ट हासिल होंगे वो हमेशा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। उसके बाद हमेशा ये असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के करीब होती जाती है लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करती, यानी द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने जिक्र कर लिया रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ का कि अगर हमारे पास x1 x2 2 नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनके पैरामीटर्स μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली गिवन हैं और उनको ऐड करके हमने वेरिएबल्स को एक नया वेरिएबल बनाया x1 प्लस x2 की मदद से, तो वो भी नॉर्मल होगा और उसका मीन दोनों के मीन्स के एडिशन और उसका वेरिएंस दोनों के वेरिएंसेस के एडिशन के बराबर होगा। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली नेक्स्ट फार्मूलाज की, जिसमें हमने क्वार्टल्स के फार्मूलाज पढ़े, मीन डेविएशन के बारे में हमने बात कर ली 4/5 सिग्मा। तो ये फार्मूलाज भी अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला जिक्र करेंगे कि हमने न्यूमेरिकली जो है एक
कौन सी फीचर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का जिसको हमने कैलकुलेट करना सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।